नमस्ते बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं एक क्लास 10th का वीडियो है जो यूनिट नंबर 4 और कृषि है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और ये नोट्स बना हुआ है, आप इसे रफ कर लीजिए या फेर में उतार लीजिए और अच्छे से समझिए। इसमें पूरा सब सिलेबस मैंने इसमें लेकर के आया, ठीक है, जो 4th यूनिट का है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि कृषि क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे किसान लोग चलाते हैं, इसको सरकार इस पर कैसे देखभाल करती है और सरकार का क्या जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आप लोग वीडियो देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, इसलिए कि इसको मैंने टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो में दोबारा लाता रहूँ। ठीक है, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। ठीक, तो ये है कृषि। कृषि जो है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ जो है उसे उत्पन्न करती है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसमें क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। जो उसमें अभी आपका ये ऊपर वाला जो टाइटल था उसके अंतर्गत ये है, पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य है। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं उसमें भूमि सुधार के लिए भी किया जाता है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति श्वेत क्रांति है। ठीक है बच्चों, आप लोग ढंग से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए वीडियो रोक करके और अच्छे से पढ़िए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसमें रहेगा। विकास की कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। विकास जो है कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। जैसे 1980 में और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। ठीक है बच्चों, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारियों के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दाम पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना। ठीक है बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन, किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करना। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीदारी मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। आइए हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला पॉइंट है, इसमें पंचवर्षीय योजना जो भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य है। इसमें क्या होता है कि सरकार तरह तरह की योजनाएं लाती है 5 वर्षों के लिए, पुनः वो 5 वर्ष बीत जाते हैं तो योजनाओं को धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। ऐसे टेक्नोलॉजी वाला जो आधारित है पैकेज, इसमें भी हरित क्रांति श्वेत क्रांति के विकास में देखने को मिलता है। विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। हाँ, इसका मतलब होता है कि इसका कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रखते हैं।
1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। उसमें भी कुछ तकनीकों के आधार पर पहले के ज़माने में वहीं तक था। ठीक है, अब आया है बात सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान। तो इसके लिए जो सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, आग लग जाती है, तो इसका फसल बीमा योजना सरकार चला रही है, अभी भी चल रहा है। बहुत से हमारे किसान भाई फसल बीमा योजना करवा रखते हैं। ठीक है, किसानों को कम दाम पर ऋण भी उपलब्ध हो जाती है बैंकों के द्वारा, और वो किसानों के लिए ठीक भी होता है। किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, दुर्घटना बीमा योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करना। जो आकाशवाणी दूरदर्शन है, यहाँ पर हमारे जो समय समय पर और जो मौसम है इसका मतलब बताते रहते हैं, और कैसे खेती करनी चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए, उस पर अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग आते हैं और रिसर्च करके बताते हैं किसी मौसम में ये करना चाहिए। कैसे पशुपालन भाइयों को भी समझाते हैं और कृषि किसान भाइयों को भी समझाते हैं। ठीक है, और किसानों को बिचौलियों और दलालों से शोषण बचाने के लिए क्या होता है कि किसानों के बीच में बिचौली आ जाते हैं और दलालों आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे अनाज जब तैयार होते हैं तो उसमें बहुत से लोग दलाल या बिचौली जो लोग आते हैं, कहते हैं ये रेट हम दे रहे हैं, वो कहते हैं ये रेट दे रहे हैं। ऐसे चीज़ों को वो किसानों को इधर उधर फुसला बुलाकर उनके कम दामों पर खरीदारी करते हैं। तो लाभदायक खरीदारी मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो सरकार जो है वो न्यूनतम या अधिकतम एक रेट तय करती है कि इससे ज़्यादा न कोई खरीद सकेगा, न इससे ज़्यादा कोई बेच सकेगा। तो सरकार घोषणा करती है, लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ठीक है, कृषि का राष्ट्रीय अवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में योगदान, इसको आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। सकल घरेलू उत्पाद में होता है जो घर घर में उत्पाद होती है। जैसे हमारे सबके गांव में बहुत से लोग घर घर में जैसे कुछ सब्जियां उत्पन्न कर लेते हैं खाने के लिए। जो दाल है, मतलब दाल है, तेल का फसल है, चावल है, गन्ना, ये लोग घर घर के लिए जो छोटे छोटे वाले होते हैं। जनसंख्या के लिए योगदान, ये जनसंख्या के लिए योगदान होती है। ठीक है, आजीविका का संसाधन। आजीविका का संसाधन, भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किया। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। हाँ, भारत में ऐसी बहुत सारी, और भारत ही में नहीं बहुत से देश विदेश में भी कृषि संस्थान और विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जहाँ पर किसानों बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है उसकी तकनीकी के बारे में, उसके क्या फसल है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो अच्छे विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना हुआ। पशु चिकित्सा के लिए भी सरकार केंद्र ने पशु केंद्र खोला है, पशु चिकित्सक केंद्र खोला है, प्रजनन की स्थापना भी हुआ है। बागवानी किसानी, मतलब जो बागवानी विकास इसमें जो दिया हो, इस कि बागवानी से मतलब जैसे खेती जो होता है चाय की खेती या और बहुत से बागवानी खेती में आते हैं। ठीक है, इनका वर्णन हम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम केवल उनके टॉपिक पर ध्यान देते हैं। मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्व अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर मैंने एक साइड में केवल प्रश्न लिख दिया है और एक साइड में उत्तर मैं नीचे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो अभी तक दिया हुआ था वो था समझने के लिए, पहले समझिए, उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, इसको आप पढ़िए और इसको आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को स्किप करके। तो कृषि में कौन सा प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार किए गए हैं। तो प्रौद्योगिकी कृषि और
कृषि में कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं? ये जो पहला वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पैकेज टेक्नोलॉजी। ठीक। तीसरा प्रश्न है सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है? इसका भी प्रश्न है, इसका भी अभी उत्तर मिलेगा। भारत में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था योगदान क्या है? ठीक। पांचवा है भारतीय कृषि को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है? किसानों के लिए टेलीविजन और रेडियो मौसम संबंधित जानकारी देने के लिए क्या उद्देश्य है? जोतों की चकबंदी का क्या अर्थ है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार किसानों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य क्यों निर्धारित करती है? तो आइए हम लोग खूब उत्तर हम लोग देखते हैं उत्तर में क्या क्या है। आप लोग प्रश्न वहाँ से ले लीजिएगा और उत्तर का जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है उत्तर यहाँ से ले लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर में क्या हुआ। कृषि मेले लिखित प्रौद्योगिकी है और संस्थागत सुधार किए गए हैं। जो कृषि मेले हैं, मेले मतलब होता है जहाँ किसान लोग अपना सामान लेकर के जाते हैं, वो सब मंडी जिसे बोलते हैं उसे कृषि मेले के भी नाम से भी जाना जाता है। तो उसे कहते हैं कृषि मेले में लिखित प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं। पहला है पंचवर्षीय योजना में किसी विशेष महत्व दिया गया सिंचाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और कम उपयोगी भूमि को भी खेती योग्य बनाने के लिए कदम उठाए गए। ठीक। दूसरा उत्तर है नए और वैज्ञानिक ढंग से कृषि के संसाधन अपनाए गए नहीं हैं और अधिक को कुछ देने वाले बीज तैयार किए गए हैं। किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो उन्हें कम कीमत पर देने का प्रबंध किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा था। तीसरा में आइए हम लोग क्या देखते हैं। इन सब उपायों के फलस्वरूप ही छठे दशक में कृषि के एक महान क्रांति हुई और कृषि वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से गेहूं और चावल अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा के राज्यों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में हुई इस महान क्रांति को हरित क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। इसका नीचे एक पॉइंट और है, इसको पॉइंट में दिया गया है। ठीक है। श्वेत क्रांति ने न केवल गेहूं, चना और अधिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, वरन भारतीय समाज में बड़े बड़े गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव डाले हैं। अब हम कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई अपनी सफलता पर गर्व कर सकते हैं। अब हमें अपना भोजन दूसरे देशों से नहीं मंगवाना पड़ता है। ये भी बात सही है दोस्तों। ठीक है बच्चों, ये जो है जो फसल है इसे अब हम लोगों के यहाँ इतना मात्रा में पैदा होने लगा है, अनाज इतनी मात्रा में हो गई है कि हम लोगों को अब दूसरे देश पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पैकेज प्रौद्योगिकी, वही संयोजन या पैकेज खेती के कई सुधार के तरीकों के तरह आदेश कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक साथ अपनाया जाता है। हरित क्रांति के कारण ही हमारे देश में के का उत्पादन बढ़ता और इसका कारण पैकेज टेक्नोलॉजी था। ठीक। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और हमें
फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। फसलें प्रायः प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात और अनेक लोगों आदि के कारण नष्ट हो जाया करती थी। तो ऐसे में किसानों को बहुत उठा है नहीं उनकी पड़ती थी, कठिनाई उठाना पड़ती थी। किसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ता था। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके द्वारा आप घाटे की पूर्ति करना संभव हो गया। अब किसी भी प्रकार की आपदा से फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलता है, जिससे उनकी काफ़ी सुरक्षा हो गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए चौथा हम लोग देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के लगभग 70% जनसंख्या आज भी कृषि के कार्य में लगी हुई है। तो हमारे देश की जो संख्या है बच्चों, वो लगभग 70% लोग अभी भी कृषि कार्यों में जुटे हैं, जो किसानी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग हम समझते हैं कि बहुत से बच्चे गांव से भी होंगे और बहुत से बच्चे शहर से भी होंगे। आप कोई भी देख रहे हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। अपना बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। कृषि से भारत की विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है, जो हमारा देश है। ठीक है बच्चों, कृषि से भारत की विशाल जनसंख्या, विशाल मतलब बहुत जनसंख्या को भोजन प्राप्त होती है। हमारी कुल राष्ट्रीय आय लगभग 45% कृषि, वन और मछली पालन से प्राप्त होता है। 45% जो भारत सरकार को आय प्राप्त होता है वो केवल कृषि से उत्पन्न होता है। वो चाहे कृषि हो, चाहे मधुमक्खी पालन, चाहे मछली पालन, चाहे पशुपालन या बागवान फसलों से ही प्राप्त होता है 45%। इससे कृषि पर निर्भर उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। ठीक, उद्योगपति हैं उनको यहाँ से कच्चा माल भी मिलता है। हमारे देश का औद्योगिक ढांचा हमारी खेती के विशाल आधार पर निर्मित किया गया है। कृषि पर आधारित दो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं तीसरा। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी एक बड़ा स्रोत है। आइए हम लोग इस स्रोत में देखते हैं क्या है। फिर पांचवा जो प्रश्न है, भारत में कृषि में परंपरा और औजारों जैसे फड़वा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ ही आधुनिक मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्डवेयर तथा गहराई के लिए थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। भारत में सिंचाई का मतलब खेती और कृषि गतिविधियों के प्रयोजन के लिए भारतीय नदियों, तालाबों, कुओं, नहरों और अन्य कृत्रिम परियोजनाओं से पानी आपूर्ति करना होता है। ठीक है बच्चों, फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत जैसे देश में 64% खेती करने की भूमि मानसून पर निर्भर होती है। भारत में सिंचाई करने का आर्थिक महत्व उत्पादन में अस्थिरता को कम करना, कृषि उत्पादन की उन्नति करना,
मानसून पर निर्भर को कम रखना, खेती के अंतर्गत अधिक भूमि लाना, कम करने के अवसर का सृजन करना, बिजली और परिवहन की सुविधा को बढ़ाना। ठीक, बाढ़ और सूखे की रोकथाम को नियंत्रित में करना। उपरोक्त उपायों द्वारा भारत में कृषि को आधुनिक बनाना या बनाया जा सकता है। ठीक, आकाशवाणी और दूर छठा प्रश्न है बच्चों, इसे छठा प्रश्न आइए देखते हैं। ठीक, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करने के पीछे उद्देश्य था कि किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके तथा वे उनके अनुरूप ही अपने फसलों को हो सके या खेतों को जोत सकें। इसका कहने का मतलब है कि किसानों को सटीक जानकारी जब मिलेगी तो जो अपना फसल लगाने को सोच रहे हैं उसके लिए जो होता है निश्चिंत रहेंगे कि हाँ मैं इतने समय में ये करना है, मौसम अभी इतना दूर है या मुझे इतना काम कर लेना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चकबंदी क्या है। 7वां प्रश्न का उत्तर जो है चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचयित किया जाता है तथा किसी गांव की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूखंडों को एक पृथक क्षेत्र में पुनर्योजित किया जाता है। ठीक है, जो ये खेत हैं टुकड़ों में बटे हुए हैं उनको पुनर्योजित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब उन लोगों का खेत को इकट्ठा कर दिया जाता है कि यहाँ से इतना तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से इतना तुम वहाँ छोड़ करके यहाँ ले लो, वहाँ अगर जिसके पास में जो जितना ज़मीन है वहाँ उनको दे दिया जाता है। ठीक है, भारत में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भूमि खेती वैसे ही न्यूनतम है, वहाँ कभी कभी खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि कार्य क्षमता खेती करने में भी बाधा पड़ती है। ठीक है, चकबंदी द्वारा चकों का वितरण होता है जिससे कृषि के लिए कृषि विधियाँ सरल हो जाती हैं और पारिश्रमिक तथा समय की बचत के साथ साथ चक की निगरानी करने में सरलता हो जाती है। इसके द्वारा उस भूमि की भी बचत हो जाती है जो बिखरे हुए खेतों के मेढ़ों से घिरे जाते हैं। अंतर्गोदाम या अवसर भी प्राप्त होता है। गांव के वस्थानों सड़कों या मार्गों की योजना बनाकर सुधार किया जाता है। इसमें जो कहा गया है कि जो चकबंदी के द्वारा जो खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा मेड़ हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कम हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने बड़े बड़े चक जिसका जितना है उतना बना दिया। तो उसमें जो मेड़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जो मेड़ में दबे हुए ज़मीन होते हैं वो तुम्हारे काम आने लगते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। और एक फ़ायदा ये है कि सरकार को उस खेत के बारे में निगरानी रखने के लिए फ़ायदा होती है। क्या फ़ायदा होती है? फ़ायदा ये होती है कि सरकार उस पर नियंत्रण रख सकता है कि उनका चक यहाँ से यहाँ तक है। अब उसमें मान लीजिए कि 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें 4-5 लोग का हो गया तो सरकार को सभी लोगों का देखना होगा। अगर 1 एकड़ ज़मीन एक ही लोग को देखना है तो सरकार अच्छे से देख लेगी। तो ये बात है। तो जो जिनका अगर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है या 1 एकड़ से कम है तो उन लोगों का ज़मीन जितना है उतना ही ज़मीन मिलेगा, बट इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, ये चकबंदी का नियम होता है। आइए हम लोग 8वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति राजनीति और अर्थनीति को
अच्छे से समझ लेना जरूरी है। वर्ष 1965 में चल रही देश की खाद्य नीति के तहत सरकार कुछ कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस मूल्य निर्धारण का मकसद होता है देश में खाद्यान्न और कृषि उपजों को कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए किसानों को उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करना। हमें यह सिखाया जाता है कि इसका मतलब केवल सरकारी खरीद से होता है। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा मुझे आशा है। और अपना जो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बना लीजिए। जो बच्चों को आवश्यकता है या जिन्हें नहीं है तो कोई बात नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये हाई स्कूल के बच्चों का है और ये पेपर भी होने वाला है। तो बहुत से बच्चे कृषि का लिए होते हैं, तो कृषि में ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।